नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए स्पेशल जीके सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है और हम लोगों ने पार्ट 13 तक पहले डिस्कस किया है। आज हम सब इस वीडियो के अंतर्गत पार्ट 14 डिस्कस करेंगे और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में आने की संभावना बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बुक्स से जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। तो देखिए, पहला बुक आता है द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल। ये जो पुस्तक है किसकी है? शशि थरूर की है। ठीक है। एक पुस्तक आता है सनराइज ओवर अयोध्या। ये जो पुस्तक है सलमान खुर्शीद की है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये जो पुस्तक है चंद्रचूड़ घोष की है। चंद्रचूड़ घोष की ये पुस्तक है और ये क्या है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। अगला बुक आता है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स जो है ये जेम्स क्लियर की पुस्तक है और टर्म्स एंड कंडीशंस ये जो पुस्तक है लॉरेन एसर की है। तो ये सभी जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा दृष्टि से। चलिए अब कुछ और उन तथ्यों को देखते हैं जो कि हमारी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, भारत में वनाच्छादित क्षेत्र जो है 2021 के आंकड़े का अकॉर्डिंग उनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए वनों के प्रकार इधर आपको दिए गए हैं, यानी कि अति घने वन, मध्यम घने वन, खुले वन, कुल वनाच्छादित क्षेत्र जो हैं उनकी संख्या, झाड़ियाँ, गैर वन क्षेत्र और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये सभी यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। आप देख सकते हैं अति घने वन जो है क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 99,779 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्यम घने वन की बात करें तो 3,06,890 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं खुले वन की बात करें तो 3,07,120 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और झाड़ियों की बात करते हैं तो 46,539 वर्ग किलोमीटर। और वहीं गैर वन क्षेत्र की बात करें तो उसकी संख्या जो हो जाती है वो कितना हो जाता है? तो उसकी संख्या हो जाती है 25,27,141। वहीं अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे अगर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से अगर प्रतिशत में हम निकालते हैं तो अति घने वन की जो प्रतिशत है वो 3.04 है और मध्यम घने वन की जो है वो है 9.33 और खुले वन जो है 9.34। तो ये आंकड़ा सारा कुछ यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। और कुल वनाच्छादित क्षेत्र जो है प्रतिशत में देखते हैं तो 21.71% है और झाड़ियाँ 1.42 और गैर वन क्षेत्र की बात करें तो 76.87 है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो यहाँ पे 100 होगा ही, आपको पता है। ठीक है। अब देखिए देश के वन आच्छादित क्षेत्रफल से प्रतिशत अगर निकालें तो 13.98 और मध्यम घने वन जो है उनकी संख्या कितना है? तकरीबन 43 और खुले वन की 43.03 और कुल वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो 100%। ठीक है। वहीं अगर भारत में वनाच्छादित क्षेत्र एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंकड़े 2011 में वनाच्छादित क्षेत्र जो वर्ग किलोमीटर में अगर देखें तो कितना था? आप देख रहे हैं आंकड़ा 6,92,027 वर्ग किलोमीटर। और वहीं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो था 90,844 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें 2013 में तो 6,97,897 वर्ग किलोमीटर और अगर प्रतिशत में देखते हैं तो 0.85%। और अगर वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें वर्ग किलोमीटर में तो 91,266 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में द्विवार्षिक प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वो 0.46% की हुई है। 2015 में आप देख रहे हैं यहाँ पे आंकड़ा जो है 7,01,673 वर्ग किलोमीटर जो कि 0.54% था। और यहीं अगर हम बात करें वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की तो 92,572 वर्ग किलोमीटर और इसमें वृद्धि कितनी हुई द्विवार्षिक? तो 1.43। वहीं 2017 की आंकड़ा बात करते हैं तो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर और ये जो वनाच्छादित क्षेत्र जो है उसमें द्विवार्षिक वृद्धि जो हुई है उसकी प्रतिशत है 0.94। और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में अगर देखते हैं 2017 का आंकड़ा तो 93,815 वर्ग किलोमीटर है और इसमें द्विवार्षिक जो वृद्धि हुई है 1.34
फीसदी हुई है। 2019 की आंकड़ा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 70 यानी सॉरी यहाँ पर हुआ है 7,12,289 वर्ग किलोमीटर। और इसमें जो वृद्धि हुई है द्विवार्षिक, यानी देखिए यहाँ पे 2-2 वर्ष का आंकड़ा है ना, 2017 से 2019, तो इसमें 0.56% हुआ है। और अगर वहीं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 95,027 वर्ग किलोमीटर, और इसमें जो वृद्धि हुई है 1.29% हुई है। वहीं 2 साल के अंतराल फिर आता है 2021, तो इसमें हुआ है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और आप देख रहे हैं कि इसमें द्विवार्षिक जो वृद्धि हुई है 0.22% हुआ है। और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 95,748 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसमें द्विवार्षिक जो वृद्धि हुई है 0.76% की हुई है। तो ये आंकड़ा था, ये आंकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी परीक्षा दृष्टि से। अब देखिए कुछ और तथ्यों को हम देखते हैं। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2022 जो हुआ, इसके विजेता और उपविजेता कौन रहे? तो इसमें पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल की विजेता की अगर बात करें तो आंद्रे रूबलेव रूस के रहे हैं, और उपविजेता जीरी वेसेली चेक गणराज्य के रहे। महिला एकल की बात करें यानी वुमेन सिंगल की बात करें तो विजेता रहे एलेना ओस्टापेको जो कि लाटविया की हैं, और उपविजेता वेरोनिका कुर्दमेतोवा रूस की रही। वहीं अगर हम पुरुष युगल की बात करते हैं तो विजेता हैं टीम पुर्ज जर्मनी के और मिशेल विनस न्यूजीलैंड के, और उपविजेता रहे हैं निकोला मैट्यू और मेट पेविक, और ये दोनों क्रोएशिया के। महिला युगल की बात करते हैं तो विजेता रहे हैं वेरोनिका कुमदेतोवा रूस की और इलिसे मर्टिस बेल्जियम की, ये दोनों संयुक्त रूप से विजेता रहे हैं। और उपविजेता की बात करते हैं तो ल्यूडमिला किचनोक जो कि यूक्रेन की हैं, और एलेना ओस्टोपेको जो कि लटाविया के हैं, ये दोनों उपविजेता रहे हैं। कुछ और तथ्यों को हम देखते हैं जो कि हमारे परीक्षा में देखने को मिल सकता है, और इससे जुड़े आपको जानकारी होनी भी चाहिए। होयसलेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? हलेबीड में है। और इसके बारे में अगर हम तथ्यों को देखते हैं तो हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल के दौरान 1121 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, विष्णुवर्धन के शासनकाल में किया गया था। और ये जो मंदिर है ये शिव को समर्पित है, और ये मंदिर द्वार समुद्र के धनी नागरिक हैं और व्यापारी हैं उनके द्वारा प्रायोजित और निर्मित किया गया था। यह जो मंदिर है 240 से अधिक दीवारों में संलग्न मूर्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कितने? 240 से अधिक दीवार है। ठीक है, और हलेबीड में एक दीवार वाला परिसर है जिसे होयसल काल के 3 जैन मंदिर भी हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें केशव मंदिर जो कि सोमनाथपुरा में है, तो इसके बारे में इसका निर्माण जो है 1268 ईस्वी में होयसल वंश के राजा नरसिंह तृतीय की जो मंत्री थे सोमदनायक, इनके द्वारा किया गया था। और सोमनाथपुरा के जो केशव मंदिर है एक और शानदार जो कि होयसल स्मारक के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे जनार्दन केशव और वेणुगोपाल के इन 3 रूप जो हैं, इन 3 रूप में भगवान कृष्ण को समर्पित एक सुंदर त्रिकूट मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर जनार्दन केशव और वेणुगोपाल के इन 3 रूपों में भगवान कृष्ण को समर्पित एक सुंदर त्रिकूट मंदिर है। और यहाँ पे दुर्भाग्य है कि यह मुख्य केशव मूर्ति यहाँ से गायब है, और जनार्दन और वेणुगोपाल की जो मूर्तियाँ हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं वन-लाइनर के तौर पे। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो तीसरा मंडल से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल आसान भी है क्योंकि आपने इस प्रश्न को कई दफ़ा देखा होगा। वैदिक काल में सिर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? हल के लिए। आप लोगों ने हल देखा भी होगा, है ना? हल जो पहले खेती के लिए यूज होता था। ठीक है, तो हल के लिए सिर शब्द का प्रयोग हुआ करता था वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? बैकनाट। क्या कहलाता था? बैकनाट। वैदिक काल में सदनीरा किस नदी को कहा जाता था? सदानीरा कहा जाता था गंडक को। ठीक है, किसे कहा जाता था? गंडक को। किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? तो है गृह त्याग। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध कह लें या भगवान बुद्ध कह लें, इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने जो ज्ञान की
सबसे पहला, या कह लें कि पहला जो उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और इनकी जो मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, चलिए अब देखिए उसी को यहाँ पर पूछा गया है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, और कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ को ऋषि पतनम भी कहा जाता है। पहला कहा जाता नहीं है, पहले नाम था। ठीक है, सारनाथ का ही पहले नाम ऋषि पतनम हुआ करता था। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी जो होते थे वो किस से संबंधित थे, तो ये राजस्व प्रबंधन से। ठीक है, एग्रोनोमी जो अधिकारी होते थे वह राजस्व प्रबंधन से संबंधित हुआ करते थे। प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, पोतन। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने। इस क्वेश्चन को बीपीएससी भी ने पूछा है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी। ठीक है, एम.के. गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी गई, 1909 में। ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने, और कब लिखा है, 1909 में। एल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था, लॉर्ड रिपन। चीन, मेसोपोटामिया और पर्सिया में भारतीयों सैनिक के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, तो मद्रास अधिवेशन, और एक कब हुआ था, 1927। अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन जो था आपका 17, इसका संबंध किस से था, तो सती प्रथा की समाप्ति से। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गांधी जी ने किस कार्यशाला का निर्माण करवाया, तो टॉलस्टॉय फार्म। किसका, टॉलस्टॉय फार्म का। ठीक है, और पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था 1918 में। और गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, 1906 में, और कहाँ पे किया था, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ठीक है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों का अवधारणा है, तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत में। कौन से न्यायाधीश पीआईएल लागू करने के लिए जाने जाते हैं, जस्टिस पीएन भगवती। पीएन याद रखिएगा, पीआईएल जो है पीएन भगवती। ठीक है, संविधान का संशोधन संसद किस सदन में पेश किया जा सकता है, तो दोनों सदनों में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, उपराष्ट्रपति को जिस चुनावी कॉलेज द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसमें वोट शामिल होते हैं वो केवल संसद के सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति को जिस चुनाव कॉलेज द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसमें केवल संसद के सदस्य के वोट शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त कौन सी है, तो निवास, वंश और पंजीकरण। इन तीनों में जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, अगर कोई चीज़ आप पे निवास अगर आपका है या आपके वंशज यहाँ के हैं तो आपको इस आधार पे यहाँ पे नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितने बार आया है, 2 बार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो कोई नहीं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसमें या किसके तहत हुई है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है, तो भारत का नियंत्रक और महान्यायवादी को नियुक्त करता है, और किस अनुच्छेद के तहत, 217 के खंड 1 के तहत। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ।
कितना लगता है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कितना, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ लगती है, लेकिन कितना किलोमीटर लगता है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है, और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, ठीक है। तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है ये वाराणसी में है। मुला पेरियार बांध का जो विवादित मामला है किन दो राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और केरल के बीच, ठीक है। सभी प्रश्न बिल्कुल आसान देखने में लगेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन, ठीक है। मिजोरम के जो फांगपुई है इसको ब्लू माउंटेन के तौर पर भी जाना जाता है। और भारत का केंद्रीय सीसा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? कलकत्ता। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब हस्तांतरित किया गया? तो 1992 में। मलेशिया में किंटा घाटी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टीन उत्पादन के लिए। किसे गोवा की फैनी राजधानी कहा जाता है? सतरी को, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट जो है यानी प्रोजेक्ट टाइगर, इसका शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में, कच्छ का रण, है ना। कार्बन डेटिंग किसे संदर्भित करता है? तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की जो आयु है उसका मापन करने में। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो ये समय के साथ उक्त में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता जो है वही कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह है एम्स्टर्डम में। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण क्या है? देखिए, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिकरण, व्यापार और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है ये सभी कारण है वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का। क्योंकि इससे जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, जंगल खत्म होता जा रहा है और प्रदूषण उतनी ही हो रही है। इस कारण से इनकी जो है विलुप्तीकरण का कारण बन रहा है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, इसके पीछे रीजन है रेन शैडो का प्रभाव, ठीक है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गोवा में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था ये कब किया गया था? 1972 में, ठीक है। भारत में पहली बार विनिवेश आयोग यानी डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन की जो स्थापना की गई वो कब की गई थी? तो अगस्त 1996 में। स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्यों अधिक होती है? तो कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक है, यही कारण होता है, ठीक है। केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? तो राजस्व घाटा। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CSO के द्वारा। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी TTCI जारी किया जाता है तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये शिवारमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को शामिल किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो 4 अगस्त 1949 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी? तो देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, संकेतात्मक नियोजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आई विश कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप अपना सुझाव
अगर कोई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो के रिगार्डिंग अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।